कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तकरीर की और वो तकरीर मैंने मुख्तलिफ जगहों से उसको मैंने ताकि उसको बयान करने में कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, एक तो मैं यहाँ पे और वो तकरीर जो है वो इस कदर उसके जो अगर उसको देखा जाए तो वो कुछ बहुत ही अजीब उन्होंने ओहायो की कंपेन के दौरान 13 स्लाइड अगर हम CBS न्यूज़ से उठाएं तो ओहायो की कंपेन में वो कहते हैं कि देयर विल बी अ ब्लड बाथ इफ़ ही लूजेज नवंबर इलेक्शन। यानी खून की होली या खून की नदियाँ या क्या। अच्छा, वो किसी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की किसी वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री भी में नहा जाएगी और आप ये मुल्क भी इसमें भी खून खराबा हो जाएगा। और वो था मेक्सिको से गाड़ियाँ बनती हैं चाइना की और वहाँ आती हैं, तो उन्होंने कहा मैं बंद करूँगा इस पर बिल्कुल वो लेकिन साथ ही उन्होंने पूरा। अच्छा, ये आप देखें फिर उसके बाद TRT वर्ल्ड इसको कैसे दिखा रहा है। अच्छा, 14 स्लाइड, ट्रम्प वॉन्स देयर विल बी अ ब्लड बाथ इफ ही इज़ नॉट इलेक्टेड इन नवंबर। फिर आप टेलीग्राफ जो कि बरतानवी जरी अखबार है, डोनाल्ड ट्रम्प वॉन्स ऑफ ब्लड बाथ, 12वीं स्लाइड, ब्लड बाथ if he loses presidential elections. अच्छा, LA Times, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath. उनकी जो ट्रम्प की जो कंपेन है वो डाउन प्ले कर रही है इनके रिमार्क्स को, ये LA Times. CNN, Trump warns of bloodbath for auto industry and country if he loses the election. ठीक है. न्यूयॉर्क टाइम्स, 9 स्लाइड, ट्रम्प सेज कि सम migrants are not people and predicts a bloodbath if he loses. NBC News, Trump says there will be a bloodbath if he loses the election. अगर वो इलेक्शन हार गए तो उसके नतीजे में अमेरिका में खून की नदियाँ या पता नहीं खून बहेगा या क्या होगा। मैं तो इसको मुझे तो नहीं समझ में आया कि ये जो बात है ये किस तरह से उन्होंने की और ये पूरी दुनिया में ये इसी अंदाज में कोट हो रही है। अच्छा, और ये जो है ये उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस जो है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा कि दो ही उम्मीदवार हैं। ये 23rd स्लाइड अगर हम दिखा सकें, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि दो ही सदारती उम्मीदवार हैं, एक का दिमाग ख़राब है वो दूसरा मैं हूँ। एक का दिमाग ख़राब है एक पागल हो गया, मेंटली अनफिट है, और दूसरा मैं हूँ। अच्छा, अब मतलब ये है कि अब ये NPR 24 बाइडेन जोक्स, अब मतलब ये अब देखें कंपेन कैसे हो रही है। वो कह रहे हैं खून खराबा हो जाएगा, जवाब क्या आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि NPR 24 स्लाइड, वो कह रहे हैं कि वन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज मेंटली अनफिट एंड इट्स नॉट हिम। एक पागल आदमी है, दो उम्मीदवार हैं, एक पागल है और वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, अब बात ये सारी कि ये तो बड़ी एक अजब सी सूरत हाल है कि एक तो सकिन हुआ। अच्छा, पूरी दुनिया पे इसका रिजल्ट है। मतलब इसको आप यूँ समझे ना कि दुनिया अलाइन है ना वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की तरफ, मतलब हार्वर्ड, MIT, बॉस्टन यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई है, आप यूरोप है, मतलब सब एक उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। अब एकदम से एक मुल्क में इस तरह से सदारती मुहिम का आगाज़ ही ऐसा हो कि मैं अगर नहीं जीता तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी। करे दो इसमें एक पागल आदमी खड़ा है, वो मैं नहीं हूँ। तो अब ट्रम्प का जवाब आएगा कल। तो ये आप देखिए किस लेवल पे स्टार्ट हो रहा है। और मैं यहाँ पे 3 किताबें ऐसी हैं जो आई हैं हालिया यानी पिछले 2 सालों में। एक तो किताब जो है ये दोनों जो हैं, दोनों शख्सियात, गॉड, गन्स एंड सिडेशन। ये अगर अमेरिका के मौजूदा हालात को समझना है तो ये किताब उसके लिए, ये ब्रूस हॉफमैन और जैकब वेयर की, ये हैं दोनों, ये शख्सियात जो हैं ये हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में। और उसके बाद फिर स्टेफन मार्की की जो किताब है द नेक्स्ट सिविल वॉर, डिस्पैचेस फ्रॉम द अमेरिकन फ्यूचर। अच्छा, स्टीफन मार्की, ये बेस्ट सेलर्स हैं, ये किताबें जो हैं ये बेस्ट सेलर्स हैं। अच्छा, तीसरी जो किताब है ये बारबरा वॉल्टर, जो बड़ी मारूफ एक रही, डिफेंस को कवर करती रही काफ़ी अरसे तक, एक जर्नलिस्ट,
हाउ सिविल वॉर स्टार्ट एंड हाउ टू स्टॉप देम। अच्छा, ये तीनों ये जो है ना, वहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है अमेरिका में, एक तो मसला ये है कि पोलराइजेशन, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोलराइजेशन, फिर गन वायलेंस, उसके बाद ये है कि जो बाकी आप समझ लें कि वो पोलराइजेशन नीचे सोसाइटी तक आ गई है कि अगर ऊपर लड़ रहे हैं लोग सारे तो नीचे कैसे, फिर अदारों की एक तबाही एक बड़ा जिम्मा बनाए। देखे ना, कैपिटल हिल पे अटैक हुआ और उसको अदालतों ने कह दिया कि वो तो ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं है, और ट्रंप खड़े हो रहे हैं दोबारा। इसका मतलब ये है कि अब अगर दोबारा ऐसे हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसके नतीजे में वो जो उनका एक एक्सट्रीम व्यू था ट्रंप का, वो जाहिर है कि मकबूल हुआ है पूरे अमेरिका में। तो वो जो एक, जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट इमेज, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की एक सॉफ्ट इमेज हमेशा सामने आती थी। अब इस साल आप देखिएगा जब डिबेट शुरू होंगी तो किस पिच के ऊपर और क्या गालम गलूच होती है वहाँ। इससे पहले कभी भी आप देख लें, चाहे वो कैरी खड़े हों, जॉन कैरी हों, ओबामा हों, बुश हों, उससे पहले पहले चले जाएं आप तो कार्टर किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं आपको अमेरिकन वैल्यूज़। अब वहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है कि एक तो ये एक्सट्रीमिज़म, राइट विंग एक्सट्रीमिज़म, उसके बाद ये है कि पोलराइजेशंस, फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया का इशू वहाँ पे, फिर उसके बाद ये गालम गलूच का कल्चर बहुत ज़्यादा। तो वो बुनियादी तौर पे आपको लगेगा कि वो माशरा जो एक प्रॉपर अमेरिकन वो था, वो अचानक ये इस पूरी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि लोग तो शक्ल देखते हैं ना, फेसेस देखते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, वो क्या बात कर रहा है, तो वो फिर नीचे तक रिफ्लेक्ट होता है पूरी सोसाइटी में। तो अब वो उसके नतीजे में ये हुआ है कि वो जो बुनियादी हदफ था कि चाइना है, अब वो चाइना से वापस वो ड्रैग हो गए जनाब ये मिडल ईस्ट में। और मिडल ईस्ट से निकलना जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि बड़ी मुश्किलों से, मैं कह रहा हूँ कई साल या दिहाई तक शायद वो सोचते रहे कि अफगानिस्तान से कैसे पुल आउट करें। मुज़ाकरात हो रहे थे, ज़ल्म खलीजात लगे हुए हैं, कोई लगा हुआ है पीछे कतर में, इधर उधर, चाइना में, कभी अमेरिका में, कभी अरब मुल्क में, कहीं और, कि किसी तरह से यहाँ से हम जान छुड़ा के निकलें। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सकिन हो गए, और सकिन हो गए जब, तो यहाँ से फुटप्रिंट अब यहाँ पर मजीद, और ये कॉम्प्लेक्स मिडल ईस्ट है, ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उससे 2003, 4, 5 में एक धाक थी। धाक से मतलब तो कि भरम होता है ना, कम से कम एक होता है आपका भरम है, अमेरिकन है भाई, अमेरिका बैठा है, वो भरम है। अब मसला ये है कि अमेरिका को ये नहीं कि सद्दाम हुसैन ने इंगेज किया है, ऐसा भी नहीं है, या अमेरिका को इंगेज किया हुआ है, हुतीज़ ने इंगेज कर लिया, पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। और ये जियो पॉलिटिक्स जो है इसमें देखें ना, इसमें इतना गजा में और यूक्रेन में गए कि वो अफ्रीका निकल गया, यहाँ से कू हो गई लाइन से, कतार दर कतार, वो एक से एक मुल्क, पूरे का पूरा साहिल के मुल्क निकल गए। सूडान का क्या बनेगा किसी अमेरिकन से ना पूछें, लिबिया में क्या होने जा रहे हैं कि जिक्र ना लो, नाम ना लो हमारे सामने। लिबिया में जो ना कदाफी को ले आओ वापस, मतलब जो करना है करो, बस हमारे सामने नाम ना लो। तो मसला ये है कि इतना ओवर स्ट्रेच हो गए हैं, और ये जो इशू है ख़ास तौर पे गज़ा वाला, मैं कह रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स आगे की गज़ा से निकल के आ रही है। अगले 24 घंटों में ऐलान हो जाएगा कि प्यूटिन जो है वो जीत गए पाँचवीं टर्म में, और उनका जो जीतना है वो जीत उनकी, फिर नए पुरज़म प्यूटिन आएंगी, अपनी पॉलिसी बयान करेंगे, और वो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में भी हैं, वो लातीनी अमेरिका में भी हैं, वो आसियान मुल्कों में भी बैठे हैं, वो जनाब रशियंस, अभी चाइना की बात नहीं हो रही, ये रशियंस की बात हो रही है सिर्फ, और वो जो हैं वो अफ्रीका में भी हैं, हर जगह मौजूद हैं। अच्छा, अब इशू ये रशियंस की बात हो रही है, चाहे वो खुद हों या वैगनर ग्रुप हो या बाकी हों, चाइना पीछे है, और चाइना जो है वो रशिया को, नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात बहाल करवा दिए। इशू ये है कि अब ये कहाँ जा रहा है सारा, मैंने कहा ना इस पूरे मामले में। अब आप ये देखें कि स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्टिकली नहीं, या 6 से 8 और 8 से 9 वाली खबरें नहीं, स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को अपना कुछ डिसीजंस लेने चाहिए ना संजीदगी के साथ। लेकिन अगर आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ले रहे होंगे किसी जगह, ये सोच अब कम से कम ज़रूर होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं दुआ भी करता हूँ कि ऐसा हो कि अगले 5 या 10 सालों में, या मतलब आप हर रोज़ होने वाले वाक़यात पर भी नज़र रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर भी नज़र रखें कि ये कहाँ पर जा रहे हैं मामलात, और हम कहीं अपने अंदर ही तो नहीं उलझ गए, मतलब पैरों से होता है ना कि रस्सियों में उलझ गए और वो जनाब। अच्छा, तो ये अब क्या हुआ है कि जनाब वो एक तो 92 और 100 के दरमियान 24 घंटों में मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जो नेतन्याहू हैं उन्होंने जनाब पै दर पै आके 1, 2, 3, 4, 5 हर जो अमेरिकन नशियाती अदारा है उस पर वो नेतन्याहू आ रहे हैं इस वक्त।
कभी CNN पे आ जाते हैं, एक जगह बंद होती है तो जनाब दूसरे चैनल पे, तीसरे अखबार पे, चौथा, हर जगह जनाब नेतन्याहू नज़र आ रहे हैं। और नेतन्याहू सबको बता रहे हैं कि भाई ये है कि हमारे साथ कैसे हुआ है, और बाइडेन इंतजामिया और ये, और बाइडेन इस वक्त चूँकि खुद उलझे हुए हैं अपने, और वो कह रहे हैं कि दो ही लोग खड़े हो रहे हैं, एक पागल है और दूसरा मैं हूँ। ठीक है, ये बात हम कुछ दिन पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी शायद वही कह लिया कि एक पागल है और एक मैं हूँ, तो और मैं वो नहीं हूँ जो पागल है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि खून 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 की नदियाँ बह जाएंगी मैं इलेक्शन हार गया तो। ठीक है, और मुल्क में भी यहाँ पर तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर मैं नहीं जीता। तो अब आप देखें कि आगे आगे दिन, आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन कमिंग बैक टू ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें ये है कि जनाब नेतन्याहू साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी एक वॉर कैबिनेट बुला ली सारा। अच्छा, फिर उन बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत अभी कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते बिल्कुल कि ये जंग आगे, जंगबंदी होती है, मुआहदे पे दस्तखत होते हैं तो क्या होगा, नहीं होते तो क्या होगा, दोनों सूरतें। अगर जंगबंदी पे अमल दरामद हो जाता है तो भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यानी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि अगली लीडरशिप कैसे होगी, हमास अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करेगी, वहाँ पे महमूद अब्बास के आसानी से छोड़ देंगे फ़लस्तीनी अथॉरिटी। ये देखें हुआ क्या है, ये कई दिहाइयों का मतलब बेसिक्स पे चले गए हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये मजीद पेचीदा मशरिक़ वस्ता है। यहाँ ओस्लो एकॉर्ड भी ख़त्म हो गया है। ओस्लो एकॉर्ड क्या था, दो रियासती हल होगा, उसमें जनाब टू स्टेट सोल्यूशन, ये ओस्लो एकॉर्ड था। और उसके बाद फिर सारी दुनिया ने इसको, पाकिस्तान समेत अरब ममालिक, OIC सब ने कहा कि ठीक है, दो रियासती हल पे हम आमादा होते हैं। अब ओस्लो एकॉर्ड भी टूट गया 93 वाला, और ओस्लो एकॉर्ड के बगैर का मिडिल ईस्ट है। अब ये ज़हन में रखें, और मिडिल ईस्ट और मशरिक़ी वस्ता या मगरबी एशिया या ये दुनिया की आप समझ लें सियासत, आप नहीं समझ सकते अगर ये फ़लस्तीन और इसराइल और ये मसाइल, क्योंकि ये पुराने जो है ना, पुराने इश्यूज़ हैं, और यहाँ पे बड़ी खूनरेजी हुई है, और इन सब के लिंक्स हैं आपस में दुनिया भर में मुख्तलिफ तंजीमों के। कई तो ऐसे लोग हैं जो अपने अपने मुल्कों में जो ये इस किस्म की यानी हमास या ऐसे तंजीमों से वाबस्ता थे, और आगे जाके खुद PLO एक ज़माने में उनका पूरा मुसल्ह विंग था, अभी भी उनका मुसल्ह विंग जो उनका है, उसके सरबरा मरवान बरगूथी जो तंजीम के नाम से, वो तो जेल में है। उनके लिए आवाज़ जो है वो हमास उठा रही है। इशू ये है, और वो इक़्तिदार में पहुँचे, और उनके इक़्तिदार में पहुँचने के बाद लोग उनको, वो ना सिर्फ इक़्तिदार में पहुँचे हुए हैं बल्कि वो खिदमत खल्क और बाकी एक तरह से रियासत से आप बात नहीं कर सकते उनके बगैर। ठीक है ना, वो इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हैं, और उनके अस्करी विंग्स भी हैं, और उनका एक नज़रिया भी है, प्रॉपर नज़रिया भी है। अब हिजबुल्लाह को लें, हिजबुल्लाह जो है वो हुकूमत तो नहीं कर रही लेबनान की, लेकिन हिजबुल्लाह का नज़रिया भी है प्रॉपर। वहाँ पे वो आप जाएँ, आपको पूरे लेबनान में उनकी एम्बुलेंसेस, उनकी ये जो सिविल सर्विसेज हैं, वो मतलब है कि हुकूमती अदारे तो ख़त्म हुए हुए हैं, तो लोग हिजबुल्लाह को फ़ोन करेंगे, हिजबुल्लाह के लड़के पहुँच जाएंगे वहाँ पर मदद करने के लिए, उनके ख़वातीन पहुँच जाएंगी, ये सारे काम भी हिजबुल्लाह। साथ ही उनका अस्करी, आप देखें अस्करी फ्रंट पे तो कई मुल्कों में तो अमलन कंट्रोल अगर आप देखा जाए तो हुकूमतें नहीं हैं। मतलब किसी को नहीं पता कि लेबनान के वज़ीर आज़म, बहुत कम लोगों को पता होगा कि होंगे कोई भाई वज़ीर आज़म, वहाँ के सदर होंगे कोई, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह का सबको पता है। तो पावर जो है वो आई है बहुत से दूसरे, यानी जो हुकूमत में नहीं है लेकिन बाकी, अब उनके साथ बात करना, और वो पुराना जानते हैं, अमेरिका के साथ क्या हुआ था, इसराइल कैसे आया था 80 की दहाई में, तो वो कोई मतलब है कि बहुत समझ बूझ रखने वाले लोग हैं। अब इशू ये कि पेचीदा मशरिक़ी वस्ता है और मगरबी। यहाँ पे नेतन्याहू साहब जो हैं वो आज जनाब, पहले कल रात को जाना था, कल रात को नहीं गए, फिर आज की बात हुई, फिर आज भी नहीं गए। डेविड बार्निया ये पहुँच गए, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुई, उन्होंने वॉर कैबिनेट का इजलास बुला लिया। वॉर कैबिनेट का इजलास अब बैठा, और बैठ के वो फैसला करेगा कि हमास के साथ हमने जंगबंदी करनी है या नहीं करनी। लेकिन इसी दौरान मैं आपको ये बताऊँ कि जो मामलात हैं अब, यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि मामला काफ़ी हद तक हाथ से निकल गए हैं। जंगबंदी होती है तो भी हाथ से निकल गए हैं, और उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर नया उभर के सामने आ गया है, और वो प्लेयर जो है वो यमन से उभरा है। जो हुतीज़ हैं उन्होंने यमन से उभर के ही कहा है कि हम पूरे इंडियन ओशन, मेडिटेरियन, ये तमाम इलाका जो है, और हाइपरसोनिक भी उन्होंने टेस्ट कर लिया अपना, तो ये एक नया पावर सेंटर डेवलप हुआ है जो इससे पहले नहीं था। इससे पहले ख्याल ये था कि वो 10, 15, 20, 25 ड्रोन स्ट्राइक्स कर दिए तो ख़त्म, चुप होकर बैठ जाएगा यमन। लेकिन यमन जो है उसने ये सारी स्ट्राइक्स के बाद जो है वो उसने मतलब 60 से ज़्यादा, अभी तक
60 और 100 के दरमियान ये बात हो रही है कि उसने अभी तक अटैक्स किए हैं मुख्तलिफ वेसल्स पे, मुख्तलिफ हमले किए हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो वहाँ से गुजर रहे थे।